उत्तर प्रदेश के इतिहास में लोकतंत्र को कलंकित करने वाले कई बाहुबलियों का जन्म हुआ, लेकिन अपराध और राजनीति के कॉकटेल का जो घिनौना चेहरा जौनपुर के धनंजय सिंह ने पेश किया, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। धनंजय सिंह के इस आपराधिक साम्राज्य की नींव किसी राजनीतिक विचारधारा पर नहीं, बल्कि शुद्ध रूप से खून, खौफ और बेगुनाहों की चीखों पर रखी गई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है 90 के दशक में, जब नवाबों का शहर लखनऊ और वहाँ की प्रतिष्ठित लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए कम और अपराधियों की सरल शैली के रूप में ज़्यादा जानी जाने लगी थी। जौनपुर के एक साधारण परिवार से निकलकर लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुंचे धनंजय सिंह ने बहुत जल्द किताबों को छोड़कर हथियारों को अपना हमसफर बना लिया। उस दौर में यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों से फिरौती, रंगदार और सरकारी ठेकों की साजिशें रची जाती थीं। धनंजय सिंह ने यूनिवर्सिटी कैंपस में अपना एक ऐसा खूंखार गुट तैयार किया जिसका काम सिर्फ डराना, धमकाना और ठेकेदारों से अवैध वसूली करना था। पुलिस की फाइलों में धनंजय सिंह का नाम पहली बार तब तेजी से उछला जब उन पर कैंपस और उसके आसपास हत्या और जानलेवा हमले के संगीन मुकदमे दर्ज होना शुरू हुए। साल 1998 आते आते धनंजय सिंह लखनऊ और पूर्वांचल की पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुके थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके बढ़ते अपराधों को देखते हुए उन पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया था, जो उस दौर में एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इसी साल अक्टूबर के महीने में भदोही के इलाके में एक ऐसा वाक्य घटा जिसने धनंजय सिंह को पूरे सूबे की सुर्खियों में ला दिया। भदोही में 4 पहिया वाहनों की लूट और पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग के बाद एक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के बाद एक समय तो ऐसा आया जब यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में धनंजय सिंह को मृतक मान लिया गया था। मीडिया में खबरें तैरने लगी थी कि 50,000 का नामी बाहुबली पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन यह धनंजय सिंह की सातिर चालबाजी और पुलिस प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही या मिली भगत का नतीजा था कि वह कानूनी फाइलों में मृत घोषित होने के बावजूद जिंदा बच निकला। इस फर्जीवाड़े और एनकाउंटर के ड्रामे ने कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाकर रख दिया था। इस घटना के बाद धनंजय सिंह को यह समझ आ गया कि अगर इस जुर्म की दुनिया में लंबे समय तक टिके रहना है और खाकी गोलियों से बचना है, तो उन्हें सफेद पोश राजनीति के उस गंदे नाले में उतरना ही होगा जहां अपराधियों को माननीय की सुरक्षा मिलती है। एनकाउंटर के खेल से जिंदा बचने के बाद धनंजय सिंह ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। अब उनका लक्ष्य सिर्फ जौनपुर या लखनऊ की सड़कों पर दहशत फैलाना नहीं था, बल्कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी विधानसभा और संसद तक पहुंचना था। साल 2002 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में धनंजय सिंह ने जौनपुर की रारी विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया। महज 27 साल की उम्र में जब देश के युवा अपने करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं, धनंजय सिंह बंदूक की नली और बाहुबल के दम पर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इस चुनाव में धनंजय सिंह ने जीत तो हासिल की, लेकिन यह जीत जनता के प्यार की नहीं, बल्कि उस खौफ की जीत थी जो उन्होंने रारी और उसके आसपास के इलाकों में पैदा कर रखा था। चुनाव प्रचार के दौरान विरोधियों को धमकाना, मतदाताओं के मन में डर बिठाना और बूथों पर अपने गुर्गों के दम पर माहौल को प्रभावित करना धनंजय सिंह की मुख्य चुनावी रणनीति थी। यह उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र का वो काला अध्याय था जहां एक 50,000 का पूर्व इनामी अपराधी रातों रात माननीय विधायक बनकर विधानसभा की एलिट कुर्सियों पर जा बैठा था। विधायक बनते ही धनंजय सिंह को वो सुरक्षा कवच मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। जब पुलिस की फायरें ठंडी पड़ने लगीं और गवाहों के दिलों में खौफ और गहरा हो गया, इसके बाद साल 2007 में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर फिर से रारी सीट जीती। लेकिन धनंजय सिंह की भूख यहीं शांत होने वाली नहीं थी। वे जानते थे कि सूबे की राजनीति से ज्यादा ताकत देश की राजधानी दिल्ली में है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पाला बदला और मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। बसपा के टिकट पर जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर धनंजय सिंह देश की संसद में पहुंच गए। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर हत्या, लूट, डकैती और गैंगस्टर एक्ट जैसे दर्जनों संगीन मामले दर्ज थे, वह अब भारत के संविधान की शपथ लेकर देश के लिए कानून बनाने का नाटक कर रहा था। लेकिन इस सफेद खादी के पीछे की सच्चाई कितनी डरावनी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जौनपुर के सरकारी विभागों, पीडब्ल्यूडी के दफ्तरों और रेलवे के टेंडरों में केवल और केवल धनंजय सिंह के गुर्गों की मर्जी चलती थी। जो भी ईमानदार अधिकारी या ठेकेदार उनके इस अवैध तंत्र के सामने झुकने से इनकार करता, उसे अपनी नौकरी और जान दोनों से हाथ धोना पड़ता था। धनंजय सिंह ने राजनीति का इस्तेमाल सिर्फ अपने अपराधों को छुपाने और अपने आर्थिक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया।
बाहुबलियों के जुर्म अक्सर सड़कों पर, चौराहों पर या चुनावी रैलियों में दिखाई देते हैं, लेकिन धनंजय सिंह के भीतर छिपी अमानवीयता और क्रूरता का सबसे घिनौना रूप देश की राजधानी दिल्ली में बेनकाब हुआ। साल 2013 में धनंजय सिंह बहुजन समाज पार्टी के सिटिंग सांसद थे और दिल्ली के बेहद सुरक्षित माने जाने वाले लुटियंस जोन के साउथ एवेन्यू स्थित सरकारी बंगले में रहते थे। इसी सरकारी आवास के बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा जुर्म आकार ले रहा था जिसने पूरे देश के लोगों को झकझोर कर रख दिया। नवंबर 2013 में दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि सांसद धनंजय सिंह के घर पर काम करने वाली एक गरीब और बेबस महिला कामगार जिसका नाम मीना बहादुर था, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जब पुलिस की टीम जांच के लिए बंगले पर पहुंची और मृतका के शरीर को देखा तो तफ्तीश करने वाले अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। मीना बहादुर के शरीर पर चोटों के अनगिनत निशान थे जो चीख चीख कर बयां कर रहे थे कि मरने से पहले उस महिला को कितनी भयानक यातनाओं से गुजरना पड़ा था। दिल्ली पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, धनंजय सिंह और उनकी तत्कालीन पत्नी जागृति सिंह का वो क्रूर चेहरा सामने आया जिसे समाज कभी माफ नहीं कर सकता। चार्जशीट के मुताबिक उस गरीब महिला को घर में बंधक बनाकर रखा जाता था, उसे भूखा रखा जाता था, लोहे की प्रेस से दागा जाता था और जानवरों की तरह पीटा जाता था। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए जागृति सिंह उस पर नजर रखती थी और धनंजय सिंह को इस पूरी प्रताड़ना की न सिर्फ पूरी जानकारी थी बल्कि वे इस अमानवीय कृत्य में बराबर के भागीदार थे। जब मीना बहादुर की मौत हो गई तो धनंजय सिंह ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए इस मामले को रफा दफा करने और सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्कालीन सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक देश का सांसद जो संसद में बैठकर मानव अधिकारों की दुहाई देता है, वह अपने ही घर में एक बेबस महिला की हत्या और प्रताड़ना के आरोप में सलाखों के पीछे बंद था। इस शर्मनाक कांड के बाद उनकी राजनीतिक साख पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। मायावती जी ने उन्हें तुरंत बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया और दिल्ली के इस मेड मर्डर केस ने यह साबित कर दिया कि धनंजय सिंह जैसे बाहुबलियों के मन में देश के कानून और गरीब इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है। दिल्ली के उस बदनाम कांड से जमानत पर बाहर आने के बाद भी धनंजय सिंह की आपराधिक मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया। पूर्वांचल में सरकारी ठेकों, कोयले कारोबार और अवैध जमीनों के कब्जों को लेकर उनका सिंडिकेट लगातार काम कर रहा था। इसी सिंडिकेट की आपसी रंजिश का एक और खूनी नतीजा साल 2021 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिला। 6 जनवरी 2021 की रात लखनऊ के सबसे वीआईपी और व्यस्त रहने वाले इलाके विभूति खंड में मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और बाहुबली अजीत सिंह की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपराध मुक्त यूपी के दावों को खुली चुनौती दी थी। लखनऊ पुलिस ने जब इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया, शूटरों के कॉल डिटेल्स खंगालने और साजिशकर्ताओं के बयानों को दर्ज किया, तो इस पूरी खूनी साजिश के पीछे एक बार फिर जौनपुर के इसी पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम मुख्य सूत्रधार के रूप में सामने आया। पुलिस जांच में यह साफ हो गया कि शूटरों को पनाह देने, हत्या की साजिश रचने और घायल शूटर का इलाज कराने में धनंजय सिंह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लखनऊ पुलिस ने धनंजय सिंह को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाते हुए भगोड़ा घोषित कर दिया और उनकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम रख दिया। लखनऊ पुलिस की कई टीमें दिल्ली, जौनपुर और लखनऊ में धनंजय सिंह की तलाश में लगातार छापेमारी करने का ढोंग कर रही थीं, लेकिन तभी एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पुलिस प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। लखनऊ पुलिस जिसे पूरे सूबे में ढूंढने का दावा कर रही थी, वह नामी भगोड़ा धनंजय सिंह बेहद आराम से जौनपुर की एक स्थानीय अदालत में दाखिल होता है। वह वहां किसी नए मर्डर केस में नहीं बल्कि साल 2020 के एक पुराने और मामूली मामले में अपनी जमानत कटवाकर खुद को अदालत के सामने सरेंडर कर देता है और जेल चला जाता है। यह यूपी के सातिर बाहुबलियों का सबसे पुराना और आजमाया हुआ पैतरा है। जब भी उन्हें लगता है कि बाहर रहने पर पुलिस उनका एनकाउंटर कर सकती है या कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो वे किसी छोटे मामले का सहारा लेकर जेल की सुरक्षित चार दीवारी के पीछे छिप जाते हैं। धनंजय सिंह का यह सरेंडर ड्रामा इस बात का जीता जागता सबूत था कि वे कानून की कमियों और लूप होल्स का इस्तेमाल करके न्याय व्यवस्था का किस तरह मजाक उड़ाते आए हैं। जेल और बेल के इस खेल में धनंजय सिंह ने 2 दशकों से ज्यादा का समय काट लिया, लेकिन उनके पापों का घड़ा साल 2020 के
एक ऐसे मामले में फूटा जिसने आखिरकार उनके राजनीतिक करियर पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। यह मामला था केंद्र सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे से जुड़ा हुआ। जौनपुर में इस प्रोजेक्ट के तहत करोड़ रुपए के काम चल रहे थे और धनंजय सिंह की नजर इस प्रोजेक्ट के भारी भरकम टेंडरों और पैसों पर थी। मई 2020 में नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने जौनपुर के लाइन बाजार थाने में एक बेहद चौंकाने वाली FIR दर्ज कराई। अभिनव सिंघल के मुताबिक धनंजय सिंह के गुर्गों ने सरेआम उनका अपहरण किया और उन्हें जबरन असलों के दम पर धनंजय सिंह के आलीशान आवास पर लेकर गए। वहाँ खुद पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अभिनव सिंघल के सिर पर पिस्टल तानी, उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी और धमकी दी कि अगर प्रोजेक्ट में उनके मुताबिक घटिया सामान का इस्तेमाल नहीं किया गया और उनके लोगों को ठेका नहीं दिया गया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। इस मामले में धनंजय सिंह की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन बाद में वे फिर जमानत पर बाहर आ गए और साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए। वे जौनपुर सीट से दोबारा सांसद बनने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन इस बार कानून का मिजाज बदला हुआ था। जौनपुर की विशेष MP MLA कोर्ट में इस मामले की रोजाना सुनवाई हुई और मार्च 2024 में अदालत ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने पूर्वांचल के इस बाहुबली की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अदालत ने अभिनव सिंघल अपहरण और रंगदारी मामले में धनंजय सिंह को पूरी तरह दोषी करार देते हुए 7 साल की सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। भारतीय कानून और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के मुताबिक जिस भी नेता को 2 साल या उससे अधिक की सजा हो जाती है वह चुनाव लड़ने के आयोग हो जाता है। अदालत के इस एक फैसले ने धनंजय सिंह के जौनपुर से चुनाव लड़ने के अरमानों को मिट्टी में मिला दिया। हालांकि बाद में उन्हें ऊपरी अदालत से जेल से बाहर आने के लिए जमानत तो मिल गई, लेकिन उनकी सजा पर रोक नहीं लगी, जिससे उनके सीधे चुनाव लड़ने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। आज धनंजय सिंह भले ही अपनी पत्नी या अपने गुर्गों के जरिए पर्दे के पीछे से जौनपुर की राजनीति में हस्तक्षेप करने की नाकाम कोशिश कर रहे हों, लेकिन यह कड़वा सच है कि बंदूक के दम पर सियासत आंकने वाले इस बाहुबली का खुद का राजनीतिक सूर्यास्त अब पूरी तरह हो चुका है। धनंजय सिंह की यह पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र के उस कड़वे सच का आईना है, जहां अपराधी सालों तक जनता के वोटों को अपने रसूख की तिजोरी में बंद रखते आए हैं। लेकिन जौनपुर कोर्ट का यह फैसला और धनंजय सिंह का यह राजनीतिक पतन इस बात का साफ संदेश है कि अपराध का रास्ता चाहे कितना भी रसूखदार दिखाई दे, उसका अंत कानून के कटघरे में ही होता है। लोकतंत्र कभी भी किसी एक बाहुबली या उसकी बंदूक की जागीर नहीं हो सकता। समय बदल चुका है और यूपी की जनता अब डर के साए से बाहर निकलकर विकास और इंसाफ को चुन रही है। धनंजय सिंह का इतिहास आने वाले हर उस अपराधी के लिए एक बड़ा सबक है जो खादी के पीछे अपने गुनाहों को छिपाने का भ्रम पाले बैठा है।